नमस्ते। मैं शबनम डाइट सोनभद्र डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस कोरोना पीरियड में हमें अपने पठन पाठन का कार्य घर से ही पूर्ण करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी में कहानी उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में जो सम्मिलित है उनका अध्ययन एवं अध्यापन कार्य कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं या उच्च प्राथमिक स्तर के, उन्हें सबसे महत्वपूर्ण एवं रुचिपूर्ण गतिविधि से अगर कुछ सिखाया जा सकता है तो वो कहानी है। प्रत्येक छात्र कहानी सुनने के लिए ललायित हो रहता है, इसलिए शिक्षक को सर्वप्रथम स्वयं छात्रों को कहानी सुनानी चाहिए। बच्चे चूँकि घर में जब छोटे हैं तो माँ उन्हें फुसलाने के लिए कहानियाँ सुनाती हैं, तो बच्चे घर से ही कहानी सुनने की ये जो प्रवृत्ति लेकर विद्यालय तक आते हैं। तो इस प्रवृत्ति का हमें सदुपयोग करना चाहिए और बहुत सारी जो भी आदतें, अच्छी आदतें हैं या जो मोरल स्टोरी होती है, उन्हें हम बच्चों को सुनाकर उनसे मदद ले सकते हैं। तो कहानी जब भी हम सुनाए तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो मनोरंजक कहानी लेखन होना चाहिए। कहानी ऐसी चुने जो मनोरंजन संबंधी हो, जिससे बच्चे जो है उसमें पूर्ण रुचि के साथ सुने। और सर्वप्रथम कहानी की शुरुआत छोटी होनी चाहिए और कहानी मनोरंजक शिक्षा द्वारा स्वर्ण करनी चाहिए। इसके पश्चात उनको इन कहानियों को लिखने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। दूसरा जो है वो है सामाजिक कहानी लेखन, यानी कहानी ऐसी चुने जो समाज से जुड़ी हो। जैसे भूत प्रेत या फिर जादुई कहानी से बेहतर है कि अगर हम सामाजिक कहानी सुनाएं, उसमें मेले का और त्यौहार का, बच्चे के जो भी इर्द गिर्द है, स्कूल हो गए, पहाड़ हो गए, नदी, झरने, अगर ये सब कहानी में रहे तो बच्चे उसे बहुत ही अच्छे से सुनेंगे और सामाजिक घटनाओं या सामाजिक कार्यक्रमों एवं सामाजिक परंपराओं से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कहानी को जरूर संबंधित होना चाहिए। इस प्रकार की कहानियों से छात्रों में लिखित अभिव्यक्ति का विकास शीघ्र होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो कहानी का स्वरूप, लघु कहानियों का लेखन, यानी कहानी लेखन में ऐसे तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि कहानी का स्वरूप छात्रों के स्तर अनुकूल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर कहानी अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए और छात्रों में कहानी लेखन के प्रति अरुचि उत्पन्न करती है अगर कहानी लंबी हुई तो। इसलिए छात्रों को कहानी लेखन संबंधी व्यवस्था में सर्वप्रथम छात्रों को छोटी छोटी कहानी सुनानी चाहिए, जैसा पहले भी मैंने बताया। फिर हमारा जो चौथा पॉइंट है यानी कि धार्मिक कहानी लेखन। हमारे जीवन में जो भी अनेक घटनाएं हैं वो धार्मिक परंपराओं से संबंधित होती है। हमारे लिए जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें वर्ण व्यवस्था, मानव के कर्तव्य, माता पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य या मानव के प्रति कर्तव्य या समाज में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, अपने इर्द गिर्द जो भी रहते हैं गरीब दुखियारी, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने परिवार के साथ हमें कैसे संबंध बनाने चाहिए, ये सब जो है हमारे धार्मिक किताबों में मिलता है। तो कहानी में भी ऐसे होने चाहिए ताकि बच्चों को ये ना लगे कि हाँ हम कुछ नया सुने हैं। ये मतलब जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ में है उसे आप कहानी के माध्यम से जोड़कर अगर बताएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। फिर हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो रुचिपूर्ण कहानी लेखन, यानी छात्रों को ऐसी कहानी सुनानी चाहिए जो उनके पसंद की हो। और जैसे क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों की रुचियां भी अलग अलग होती है, जैसा हम सभी जानते हैं, मनोविज्ञान में हमने पढ़ा है। तो रुचि का ख्याल रखना चाहिए। किसी बच्चे को खेल कूद, किसी को मतलब जादुई कहानी, तो किसी को हंसी चुटकुले वाली पसंद होती है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। छठा पॉइंट है हमारा ऐतिहासिक कहानी लेखन। अगर कहानी को हम ऐतिहासिक परंपराओं से संबंध करके सुनाए तो वो उसमें बच्चे को इतना आनंद नहीं आता है।
लेकिन अगर उसमें जब राजा रानी, परी, जादुई तथ्यों का वर्णन आ जाए तो बच्चे उसे बहुत ही मनोरंजन के साथ सुनना पसंद करते हैं। इसलिए छात्र ऐतिहासिक कहानियों के स्वर्ण एवं लेखन में अधिक रुचि रखते हैं। शिक्षक को कहानी लेखन में रुचिपूर्ण कहानियों के लिए ऐतिहासिक कहानियों का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे अकबर बीरबल की कहानी हो गई, ऐसे हम इतिहास में पढ़ाएंगे बच्चों को इतना मतलब नहीं याद रहेगा, लेकिन कहानी के माध्यम से अगर बताएंगे, जैसे कि बीरबल की खिचड़ी, तो ये बच्चे को बहुत अच्छे से याद होगा, वो कभी नहीं भूलेगा इसको। तो हमेशा कहानी को मतलब ऐतिहासिक कहानी से जोड़ कर ही सुनाना चाहिए। फिर जैसा है, छोटे बच्चे चित्र को पसंद करते हैं, जैसे कविता में चित्र होता है और कहानी में अगर चित्र के माध्यम से कहानी हम बनाने को दें या सुनाएं उन्हें, या कोई एक चित्र बता दे या फिर उसके ऊपर हम अपने मतलब जो भी क्लास के अच्छे बच्चे हैं उनको खड़ा करके बोले कि आप बताइए, इस चित्र के माध्यम से आपको एक कहानी बनाइए गिलहरी की या खरगोश की, जो भी बच्चे उस वक्त आपको सुना पाए। तो हमें इस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों को कहानी शीघ्र एवं सरलता से समझ में तब आती है जब वो उसे अच्छी तरह से समझते हैं। तो कहानियों के लेखन करने में छात्रों को किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता है जब बच्चे अच्छे से कहानी को समझना शुरू कर देते हैं। और कहानी से बच्चों में लेखन अभिव्यक्ति का विकास जो होता है। फिर अब जैसे मैंने क्लास 6 की मैंने किताब ली है मंजरी, तो इसमें एक कहानी का एक कहानी है इसमें, जैसे अपना स्थान स्वयं बनाएं। तो इसमें जो कहानी है बताई गई है, आप देख रहे हैं इसमें चित्र के माध्यम से एक राजमहल है और इसमें राजा है। तो ये कहानी थोड़ी सी मतलब छोटी सी है और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की कहानी है। इसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो बस ये है कि बच्चों को कर्मठ और सदाचारी बनने की प्रेरणा इस कहानी के माध्यम से दी गई है। तो जब भी आप कहानी को चुनें और उन्हें मतलब बताएं कहानी को कैसे हम क्लास में बच्चे के सामने कैसे से अच्छे से पढ़ाएं ताकि वो बच्चे उसे आत्मसात कर लें। जैसे इस कहानी का एक मतलब जो मोरल ऑफ स्टोरी मैंने बताया कि कर्मठ, इसी तरह और इसका एक मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि जैसा हम सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है और ये जो है एक शिल्पकृत गार्डन है, आप सभी जानते हैं, जो सामान व्यर्थ हो जाते हैं उसे कूड़े के ढेर में बेच दिया जाता है। लेकिन एक जो महान पुरुष थे उनका नाम था नेक चंद सैनी। ये गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 40 एकड़ में फैले इस गार्डन को नेकचंद सैनी ने कूड़े करकट तथा बेकार की वस्तुएं जैसे सिरामिक, प्लास्टिक बोतलें, पुरानी तथा टूटी चूड़ियाँ, फ्यूज़, बल्ब होल्डर तथा टूटी टाइल्स आदि से बनाया गया था। तो ये मुझे बहुत रोचक लगा, इसलिए मैंने इस कहानी का जिक्र किया है। तो जब भी आप कभी चंडीगढ़ जाएं तो इस मतलब ये जो रॉक गार्डन है इसे ज़रूर से देखिएगा, आपको भी पसंद आएगा। और ये जो कहानी मैंने आपको बताई है ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इनकी कहानी है और इन्होंने कई सारी कहानियाँ लिखी हैं, निबंध लिखे हैं, पत्र लिखे हैं और ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनकी रचनाओं में जैसे है बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे और तपती पगडंडियों पर पदयात्रा तथा माटी हो गई सोनादी प्रमुख है। और इनका निधन जो है 1995 को हुआ था। तो जैसे जब भी हम बच्चों को पढ़ाएं कहानी के माध्यम से कुछ भी हम ज्ञान देना चाहें तो जिसने भी ये कहानी लिखी उनकी छोटी सी जो जीवनी है उस पर ज़रूर प्रकाश डालना चाहिए। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप इस कोरोना पीरियड में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना। नमस्ते।